तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। ये 10th और 12th दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए ध्यान से एक बात को समझते चले। तो पहले मैं स्फेरिकल मिरर से पहले कुछ मिरर समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये आप जानते हैं, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर तब बनना है ये जब मैंने इसका एक सरफेस ऐसा बनाया है पॉलिश करके। ऐसा अगर मैं ऐसे डंडे से बना देता हूँ तो आप ये समझ जाएं कि इधर पॉलिश कर दी गई है, और एक सरफेस पे ऐसे लाइट डाली जाए तो यहाँ रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो ये प्लेन मिरर बन के तैयार हो। अगर मैं ऐसा सरफेस बनाता, ऐसा मिरर इस प्रकार का, और एक बार ऐसे बाहर से पॉलिश करता, और या फिर इस प्रकार का, और एक बार इसमें अंदर से ऐसे पॉलिश करता, तो मैं दो डिफरेंट टाइप के मिरर बना देता। ये अब की बार अगर इसमें लाइट डाली गई तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में गड्ढा है, मतलब लाइट एक गड्ढे में से डाली जा रही है। आप ये देखें, यहाँ गड्ढा सा है और पॉलिश बाहर है, और यहाँ पर बल्गिंग आउट सरफेस है, उधर लाइट डाली जा रही है। तो एक बार लाइट डाली जा रही है बच्चों गड्ढे में, एक बार ऐसे सरफेस में जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो जब गड्ढा मतलब केव, तो जब गड्ढे में लाइट डाली जाए तो ऐसे सरफेस को कहेंगे हम कॉनकेव, या फिर ऐसे मिरर को कहेंगे बच्चों कॉनकेव मिरर, और ऐसे मिरर को कहेंगे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। तो फिर आप ध्यान से इस बात को और गौर करें कि फिर मैंने यहां पर स्फेरिकल मिरर क्यों कहा है, क्योंकि ये दोनों ही स्फीयर के कटे हुए भाग हैं। ये बिल्कुल ऐसे कटोरे जैसे, ऐसे एक पूरा का पूरा गोल स्फीयर है, कांच का हॉलो स्फीयर है। देखो ये मैंने बनाया है हॉलो स्फीयर, ये थोड़ा सा सही नहीं बना, पेंटिंग खराब है मेरी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये स्फेरिकल है, बॉल जैसा है, और वो भी हॉलो है, भीतर से खाली है, और ये कांच है। और इसमें एक बार मैंने क्या किया, इधर वाले सरफेस पे ऐसे पॉलिश कर दी, और पॉलिश करके ये काट के और एकदम से बाहर निकाल लिया, तो ऐसा सरफेस बन गया। और ये इस स्फीयर का कंप्लीट सेंटर है। तो उसी प्रकार से अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो इसका सेंटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये पूरे के पूरे मिरर का जो सेंटर होता है, ये एक्चुअली इस कंप्लीट स्फीयर का सेंटर है, इसीलिए इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां लिखे दे रहा हूं मैं इसको, इसे कहेंगे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो फिर ये कैसे बनेगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं अंदर से ऐसे पॉलिश कर दूं और काटूं और ऐसे बाहर निकाल लूं, तो ये इस प्रकार का बन जाएगा। और इसका भी अगर सेंटर आप कंप्लीट बना के चेक करते तो ये यहां कहीं मिल जाता, तो ये फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहला जाता इस वाले कॉन्वेक्स के लिए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर काहे के लिए हो गया, कॉनकेव के लिए। तो ये दो प्रकार के हमने आपके सामने मिरर बनाए। एक्चुअली आप इसे प्रैक्टिकली कहाँ समझ सकते हैं, आपके पास एक चम्मच है, और इस चम्मच में आप देखें कि एक बार ये गड्ढा सा बाहर आया ऐसे, और इसमें ऐसे करके अपनी शक्ल देख रहे हैं। ऐसा करते भी हैं काफी टाइम पास करने के लिए। तो देखो ऐसा करके आपने शक्ल देखी तो ऐसा मुंह हो गया, और एक बार पलट के देखी तो फैल गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के चेहरे, आपका ये चेहरा और जिन कैसी आड़ी बैडी शेप ले लेगा। और वो किसमें ले रहा है, जब हम चम्मच को एक बार ऐसे गड्ढे में मुंह करके देख रहे हैं, एक बार पलट के ऐसे करके देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं एक बार मुंह, और एक बार इधर से देख रहे हैं अंदर से। तो ये दोनों ही, ये दो डिफरेंट टाइप के मिरर आपके सामने बन जाएंगे। एक बन जाएगा कॉन्वेक्स और एक बन जाएगा कॉनकेव। और है वास्तव में ये किसके भाग, किसी भी हॉलो स्फीयर के भाग हैं। बस एक बात मैं यहाँ नोट करने के लिए आपको बता दूं कि ये हॉलो स्फीयर में से भी बहुत छोटे से भाग काटे जाते हैं, बहुत छोटे पोर्शन काटे जाते हैं। ऐसा छोटे पोर्शन ही हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पूरा के पूरा स्फीयर है तो स्फीयर का आधा भाग काट लिया और आधा भाग आपका कॉन्वेक्स कहलाए या कॉनकेव कहलाए। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ इसका छोटा सा भाग देखना होता है। ये पूरा स्फीयर का हम ज्यादा बड़ा भाग काटेंगे नहीं, ये स्ट्रेट सा भाग काटेंगे, ऐसे पतला सा, ऐसे मान लो कोने में से ऐसा भाग काटेंगे। आपका एक बहुत बड़ा स्फीयर है, आपने इतना छोटा सा लगभग भाग काटा होता है, और वही अगर आप उसके कंप्लीट शेप पर चर्चा करें तो आपने जो छोटा सा भाग काटा है ना, ये तो ये कैसा है, एक कटोरे जैसा है, ऐसा है। तो इसका ये अपार्चर कहलाता है। ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, इसका अपार्चर। और ये छोटे भाग क्यों काटे जा रहे हैं, ये डिटेल में धीरे धीरे आप पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन ये बड़े कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर, कोई भी मिरर हो, ये बहुत छोटे ही पोर्शन हैं, और सिलेबस में अपने में 10th या 12th तक भी हमें
छोटे पोर्शन ही पढ़ने हैं। एक्चुअली छोटे पोर्शन के लिए जो चीज जिम्मेदार है उन्हें कहते हैं पेरेक्सियल रे। अब पेरेक्सियल रेज हमें आपको बताते हैं, अभी थोड़ा सा उसका आइडिया देंगे बस। पेरेक्सियल रेज क्या होती है, एक टाइप की रे और होती है जिन्हें कहते हैं मार्जिनल रेज। ज्यादा डिटेल में उनको चर्चा नहीं करेंगे, आइडिया देंगे, आप इसमें जरूरी चीजें नोट कर लें। तो अब हम कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, उनसे इमेज कैसे बन के तैयार होगी उस बारे में जरा बात करते हैं। उससे पहले कुछ रेज के द्वारा रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं उसे देखते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि मान लो आपके पास ये कॉन्केव मिरर है, और इस कॉन्केव मिरर में अगर इसको कंप्लीट सर्कल बना के तैयार करते, वास्तविक रूप से स्फीयर बनाते, तो यहां पर इसका क्या मौजूद होता बच्चों, सेंटर। और ये जो मिरर का मिडिल भाग होता है, जो बीचों बीच में से ये काट रहा होता है इसको कहते हैं बच्चों पोल। और यहां सेंटर से लेके पोल के बीच की ये डिस्टेंस कहलाती है रेडियस। ठीक, अच्छा। और इस सेंटर से पोल को मिलाने वाली ये लाइन, और इसको सीधी बनाते जाओ, ऐसे बनाते जाओ, ऐसे कंप्लीट आगे से पीछे तक। अभी मिला तो सेंटर को ही रही है, लेकिन उसको और दूर तक बना रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं दूर तक बन सकता है और आगे भी इमेज कहीं दूर तक बन सकती है। तो ये वाली लाइन कहलाती है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। आप डेफिनेशन के तौर पे भी इसको लिख सकते हैं, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस, अब मैंने क्या किया कि कोई भी एक रे निकाल ली जनरल। देखो मान लो मैंने ये आपके सामने ऐसे रे निकाल ली, और यहां मिरर पे ये यहां टकराती है। ठीक, तो सेंटर से, अब ये आर को मैं मिटा दे रहा हूं, आपको पता चल गया है ये डिस्टेंस आर है सेंटर से और पोल के बीच की, क्योंकि मैं नॉर्मल बनाने वाला हूं। एक ये लाइन जो सेंटर से कर्वेचर को मिलाए वो नॉर्मल कहलाती है। अब कैसे, जरा देखें आप। देखो ये मान लो आपके पास एक सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर है, तो ये सर्कल का ये कर्वेचर हो गया। अब इस कर्वेचर का कोई भी जनरल छोटा भाग देखिए, और मैंने आपसे पहले ही कहा हुआ है मिरर अगर हम कॉन्केव भी ले रहे हैं या कॉन्वेक्स भी ले रहे हैं तो छोटा सा भाग ही ले रहे होंगे। और इस पे ये लाइन क्या टेंजेंट बनेगी बच्चों? बिल्कुल सर, टेंजेंट ही बनती है, सरफेस को टच करते हुए जाने वाली लाइन क्या, टेंजेंट। और सेंटर से अगर इस लाइन को मिला दें तो ये एंगल बनता है 90 डिग्री का। ये टेंजेंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन, यानी कि लाइन अगर सेंटर से पास करे, सरफेस को मिलाती जाए, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। ऐसा हम मैथ्स में थ्योरम भी पढ़ते हैं। आप ऐसे ही समझे कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कर्वेचर से यहां तक की, बाद बाकी और कहीं से अगर इस पे लाइन मिलाएं तो वो इससे तो लंबी ही बनेगी। देखो यहाँ पॉइंट लंबा है, यहाँ लंबा है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट कब होती है? जब इससे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो सेंटर से मैं लाइन मिलाऊंगा ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल। आपको मालूम है नॉर्मल क्यों बना रहा हूं? क्योंकि लॉ, रिफ्लेक्शन के लॉ नॉर्मल के हिसाब से चलते हैं। नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये मेरा एंगल आई है, मान लो यहाँ पे लाइट डाली गई, तो जितने एंगल पे डाली जाएगी उतनी पे वापस आएगी, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ये एंगल आर हो जाएगा। तो जब मैं लाइट ऐसे डालता हूं तो वो ऐसे करके वापस चली जाती है। ये कोई भी एक जनरल रे के बारे में मैंने इसमें आपके सामने बता दिया। चलो देखो, मैं अब स्पेशल रेस डालता हूं, उस पर ध्यान दें। कैसे स्पेशल रे डालूंगा? ये मैंने मिरर बना लिया वापस, अब ये सेंटर हो गया और ये नॉर्मल हो गया। अब मैंने क्या किया, एक रे ऐसी डाली जो सेंटर से ही पास हो रही है। गौर करें तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही होगी, सीधी जा रही है ना, एकदम से थोड़ी टेढ़ी बन रही है। अब बन गई ना। मान लो कि ये रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, और सेंटर के पास होती हुई चली गई। तो जैसे सेंटर से पास होती हुई जाएगी तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0। जिधर नॉर्मल है उधर ही गई, तो वापस भी फिर उतने ही एंगल पे लौट के आएगी ना। तो ये जो पाथ होता है इसका, सेंटर से जाने वाली लाइन का, वो रिट्रेस हो जाता है, यानी कि वापस उसी पाथ को फॉलो करके लौट जाती है। तो ये हो गया सेकंड केस, जब लाइट रे किधर से होके जाए, सेंटर से होके गुजरे, तो वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। तो दो मेरे पास स्पेशल केस हो गए। अब मैं तीसरा स्पेशल केस और बना रहा हूं आपके सामने, उससे जरा देखें। ये आपका मिरर है बच्चों, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ी सी
जल्दी में क्या है कि ये बन गई है प्रिंसिपल एक्सिस सीधी। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ कहीं सेंटर, मैंने क्या किया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऐसे करके भेजी, ये भेज दी पैरेलल। और भी भेज सकता हूँ चाहो तो मैं, नहीं फिर क्या है कि थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, तो दो ही भेज रहा हूँ। पहले मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजी और सेंटर से ये रे मिलाई, ये देखो, तो क्या ये नॉर्मल हो जाएगी बच्चों? जी सर, बिल्कुल सर, नॉर्मल हो गई। तो इधर भी ऐसे ही ये लाइट रे ऐसे मिलाई, तो ये क्या हुई, ये भी नॉर्मल हो गई, ऐसे गई। ठीक, तो आपको मालूम है कि नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे लाइट डाली जाती है लौट के उतने पर ही वापस आती है। तो ये एंगल अगर मान लो आई या थीटा है तो ये थीटा पर ही वापस आके ऐसे मिलेगी, और उसी प्रकार से अगर ये एंगल बच्चों थीटा है तो ये थीटा पे आकर के ऐसे मिलेगी, तो ये यहां पर इस प्रकार से मिल जाएगी। तो जब हम पैरेलल रे ऐसे भेजते हैं, ये मैंने भेजी और ये आके मिल गए, तो वो कॉमन पॉइंट पर मिलती है। और भी भेजें, फिर मैंने आपसे एक बात कही हुई है कि ज्यादा दूर वाली रे यूं नहीं भेज सकते क्योंकि ये साइज बहुत छोटा होता है। वो तो मैं आपके बनाने के लिए, अगर मैंने छोटा ही बना लिया, अगर इतना ही बड़ा बना लिया, यहाँ रे भेज दूं, यही नॉर्मल बना दूं, कुछ हो पाएगा? नहीं, इसलिए बड़ा बना के दिखा रहा हूँ। वास्तविक रूप से ये मिरर के अपर्चर बहुत छोटे होते हैं, बस दिखाते समय हम आपको जूम करके ये बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन रे जो है वो बिल्कुल पास जा रही होंगी, बहुत छोटे एंगल बना रही होंगी। छोटे एंगल में मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री का भी रोल होता है, वो अभी आपको समझाता हूँ। तो पैरेलल रे जब गई तो वो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है। ये कॉनकेव के लिए केस कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कॉनकेव के लिए हो, आप कॉनकेव एक्स के लिए भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कॉन्वेक्स के लिए बनाता हूँ, ये रहा आपका कॉन्वेक्स और ये गई बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको मालूम है कि ये कंप्लीट होता सर्कल का भाग, तो यहां कहीं क्या होता बच्चों इसका सेंटर, तो ये लाइंस होती नॉर्मल। तो आपकी लाइट रे ऐसे आई तो जितने एंगल पे आएगी बच्चों नॉर्मल के साथ, और उतनी पर लौट के वापस चली जाएगी। ऐसे ही ये रही आपकी लाइट रे, ये दो लाइट रे मैंने भेजी, तो जितने एंगल पे आएगी लौट के वापस ऐसे ही चली जाएगी उतने एंगल पे। तो ये कहीं मिली क्या? नहीं। और यहां पर इस वाले केस में ये मिल गई, इकट्ठी हो गई। तो आप देखें कि ये वाला मिरर ऐसे काम कर रहा है जैसे लाइट रे इकट्ठी हो रही हो, और ये ऐसे काम कर रहा है जैसे लाइट रे फैल रही हो। इसीलिए इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो आप ये नाम ध्यान रख लें, किसके? कॉनकेव के लिए कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स के लिए डाइवर्जिंग। कॉनकेव क्या करता है? लाइट रेस को इकट्ठी करता है, और कॉन्वेक्स फैलाता है। तो फैला तो दिया, अब ये कभी मिलने वाली है नहीं, तो ये लगेगा कि ऐसे पीछे कहीं से मिलके आ रही होंगी। तो जैसे मैंने कहा कि देखो, ये अगर मैं इसको कंप्लीट पीछे की तरफ बनाता तो वो कंप्लीट पीछे की तरफ बन के ये लगता कि ऐसे मिलके ये आ रही। देखो ये लाइट ऐसे लगता पीछे से यहां से आ रही ऐसे फैल के, ठीक। तो यहां पर आपको मालूम पड़ गया होगा, जब लगता है और ऐसा वास्तविक रूप से होता नहीं तो कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल। तो यहाँ पे एक तो वर्चुअल इमेज बनती, और इनफाइनाइट से आने वाली रे मिल भी गई इस जगह, तो ये जगह क्या कहलाती है आपकी? फोकस कहलाती। तो जब वर्चुअल रे मिलके इमेज बनी है तो वो वर्चुअल फोकस होता, और यहाँ रियल रे मिलके बनी है तो ये रियल फोकस होता। तो ये होता आपका बच्चों रियल फोकस, और यहाँ ये होता आपका फोकस जो है वर्चुअल फोकस। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो मैंने 4-5 टाइप की रे ली, और उससे कैसे कैसे केस बनाए हैं ये आपको पता चला। तो आप फोकस के लिए डेफिनेशन लिख सकते हैं, जब पैरेलल रे आए और जिस पॉइंट पे एक कॉमन पॉइंट पे मीट करें तो वह जगह कहलाती है फोकस। पैरेलल रे मतलब पैरेलल तब आएंगी जब वो स्ट्रेट कहां से आ रही हो? इनफाइनाइट से। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज जिस जगह बने वह जगह फोकस कहलाती है, या फिर बनती हुई लगे। तो ये दोनों ही केस हो गए आपके, या तो इनफाइनाइट से आने वाले ऑब्जेक्ट की इमेज किसी पॉइंट पे बने या बनती हुई लगे, वो दोनों जगह क्या हो जाएंगी? आपकी फोकस हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। इसमें जरूरी चीजें नोट्स कर लें, बाद बाकी मैं आगे बताता हूँ। तो पहले आपको स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाना सिखाता हूँ। जरा देखें कि मान लो आपके पास ये है, क्या कौन सा मिरर है बच्चों? कॉनकेव, क्योंकि यहाँ लाइट गड्ढे में आ रही है।
और यहाँ क्या है इसका सेंटर, ठीक। और ये लाइन जो जा रही है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल नहीं, लेकिन ये भी मुख्य अक्ष है, हिंदी में इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो ये क्या है जगह, पोल। और एक चीज मुझे पता चल गई है, सेंटर के बीच में यहाँ कहीं क्या आता है बच्चों, फोकस, जहां हॉरिजॉन्टल रे मीट करती। तो ये जगह क्या हो गई, फोकस। तो बच्चों फोकस, ये इससे पोल के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एफ, यहां मैं इसका नाम लिखे दे रहा हूं, कोई भी जनरल पॉइंट एक्स। तो ये पोल से फोकस के बीच की ये डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरी चीज, ये फोकल लेंथ, ये वाली लेंथ, ये रेडियस के हाफ आती है। ये आती कैसे है, हम डेरिवेशन करेंगे, प्रूव करके आपको बताएंगे। एक्चुअली डेरिवेशन 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम एक डेरिवेशन करेंगे प्रॉपर वीडियो में। आप देखना चाहें देख सकते हैं, आपको क्लैरिटी आएगी कि किस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो सेंटर से जो आ रही है, रेडियस से, सॉरी, क्या आ रही है, आधी आ रही है, ठीक। ये रिलेशन आएगा F इज इक्वल टू R/2। कैसे आएगा अभी आपको समझाता हूं। पहले आपको इमेज बनाना सिखाता हूं। मान लो पहला ऑब्जेक्ट आपका सेंटर से पीछे रखा है, यानी कि यहां एक मोमबत्ती रखी हुई है आपकी। तो आप रूल ये याद रखें कि एक तो एक्चुअली क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट रे इमर्ज हो रही होती है, अनंत। लेकिन इमेज बनाते समय मुझे जरूरत है सिर्फ 2 की। अनंत रे से मुझे क्या करना, यहां तो मैं बोर्ड रेस से ही भर सकता हूं ऐसे तो चाहूं, लेकिन 2 रे लूं और वो ऐसी रे लूं जो कंफर्टेबल हो और इनसे मैं आसानी से इमेज बना पाऊं। इसीलिए आप दोनों रे टॉप से लें, टॉप से एक रे लें ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या करती है, आपको मालूम है ये किस पॉइंट पे काटेगी, फोकस में। तो फिर ये आपकी यहां आके मिली, ठीक, और ऐसे करके वापस चली गई। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से जितने एंगल पे जाएगी उतने पे वापस आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये रे ऐसे चली गई। दूसरी रे ले, एक्चुअली किताबें आपके सामने ऐसे लेंगी कि दूसरी रे ऐसे सेंटर से पास होते हुए जाए, ऐसे ऐसे करके सेंटर से पास थोड़ी सी यूं जाए। साफ बनाता हूं, थोड़ा मिरर बड़ा करना पड़ रहा है, ज्यादा पास पास हो गया सब। तो ऐसे क्या है कि सेंटर से पास करते हुए ऐसे रे गई। आपको मालूम है सेंटर से पास करते हुए जाने वाली रे क्या पाथ को रिट्रेस करती है और वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है। तो फिर ये वापस ऐसे गई और ऐसे लौट आई, और कहां काटी, इस वाली रे को यहां काटी। तो यहां पर इमेज बन के तैयार हो जाएगी। ये बन गई आपकी इमेज, ठीक बच्चों। अब क्या है कि ये तरीका हर बार काम नहीं करता। यहाँ करेक्ट सेंटर पे ये वाली रे सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तब कैसे बना पाओगे। इसीलिए मैं क्या करूंगा आपके सामने कि ये वाली रे दूसरी वाली रे सेंटर से निकालूंगा ही नहीं। पहली वाली कहां से निकालती मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस से। दूसरी वाली रे कहां से निकालता हूं मैं, हमेशा पोल पे डालता हूं और उससे 6 के 6 जगहों पर ऑब्जेक्ट को रख के इमेज बना के आपके सामने दिखाता हूं। जरा गौर करें कि मैंने क्या किया है अगले वाले सीन में, ये लिया है कॉनकेव मिरर और यहां सेंटर है इसका, यहां फोकस है, यहां पे मोमबत्ती रखी हुई है, ये रही, ठीक। और 2 रे भेजता हूं मैं, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी पोल पर। तो जितने एंगल पे जाएगी, देखो सेंटर से जाने वाली ये रे है तो ये नॉर्मल का काम करेगी, तो उतनी बार ही वापस आएगी, ये आ गई वापस। दूसरी बात, ये वाली जो रे है हॉरिजॉन्टल, वो कहां से पाथ करते आती है, फोकस से। तो ये वापस ऐसे लौट आई, ये ऐसे गई, ये ऐसे लौट आई, ये ऐसे गई, ये ऐसे लौट आई, और ये दोनों कहां मिली, यहां। तो एक यहां इमेज बना के तैयार कर लेंगे, ठीक। तो आप रे डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा दिमाग लगाने की। आपको बस 2 रे ले जानी, ऐसी ले जानी जो तुम्हारे लिए सुटेबल बैठे। और ये वाली सुटेबल ऐसे बैठी है कि एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, तुम्हें मालूम है वो कहां काटेगी, वो फोकस से पास करते हुए जाएगी। ये वाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इसलिए ली जाती है क्योंकि मैं ये जनरल पोजीशन बता पाऊं कि इमेज जो बन रही है
वो फोकस से पीछे बन रही है, आगे बन रही है, फोकस पे बन रही है, कहाँ बन रही है। इसीलिए एक रे कैसी ली जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और दो क्यों ले रहा हूं, क्योंकि दो से काम चल जाता है, ज्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सेंटर से ले जाने वाली लेते तो वो प्रॉपर ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे, तो वो अपने आप ही यहाँ काट जाती है, यहाँ जैसा कि मैंने इस केस में दिया, तो वो यहाँ काट जाती है और यहाँ काटते ये इमेज बन जाती है ऐसे। तो आप कौन सी भी दो रे ले सकते हैं। अब मैं अपनी तरफ से कौन सी रे लेने वाला हूँ, ये वाली और ये वाली। चलो और कुछ केस करते हैं इस पे, जरा देखें आगे। तो अगले वाले केस में क्या करता हूं बच्चों, मैं कॉनकेव के सामने ही ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। अब की बार आपको मालूम है कि इसे कंप्लीट कर लेता, तो कंप्लीट करने पे यहां कहीं सेंटर आ जाता। ठीक, अब ये सेंटर आ गया और अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर पर ही रख दिया। तो वही मैं हर बार एक ही ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, मोमबत्ती आपकी, ठीक, मैंने सेंटर पर रख दिया उसे। अब सेंटर पर रखा और रे मैंने भेजी यहां से, एक गई है सीधी और एक गई है पोल पर। तो पोल पर जितने एंगल पर गई उतने पर ही वापस आई, और ये जो सीधी गई है वो क्या होगा आपका, फोकस से वापस आएगी। तो ये थोड़ी सी सीधी नहीं बन पाई, ये जितने एंगल पे जाएगी उतने पर ही वापस आएगी। अरे यार, उतने वापस आनी है, आप ये समझो कि ये इमेज यहीं बनेगी कहीं, तो यहां पर ऐसे वापस आएगी, जितने एंगल पे जाएगी ऐसे वापस आएगी, यहां काट जाएगी। और जब यहां काट गई बच्चों, तो ये आई, ये वापस लौटी, ये आई, ये वापस लौटी, तो ये इमेज कहां बन जाएगी, यहां। तो सेंटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज एक्चुअली सेंटर पर बनती। हम ये ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते, मिरर फॉर्मूले के द्वारा वापस सॉल्व करके निकालेंगे। अभी आपको मिरर फॉर्मूला बताया जाएगा। मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, दो रे भेजी, यहाँ पे आके मीट करी, तो ये इमेज बनके तैयार हो गई। और ऑब्जेक्ट को पास रखता हूं, जरा गौर करें, वापस मैंने फिर से वही मिरर बनाया हुआ है, ये फिर से प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ कहीं इसका सेंटर है, यहाँ कहीं इसका फोकस है, और ऑब्जेक्ट अब की बार मैंने यहाँ रख लिया। तो जब ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रख ले रहा हूँ, फिर टॉप से एक रे भेजनी है, एक पोल पर भेजनी है, ये वापस ऐसे आ रही है और ये वापस ऐसे जा रही है, ये यहाँ कहीं मिलेगी पीछे, तो ये थोड़ी बड़ी इमेज बनके तैयार हो जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, दो रे भेजनी है, टकरा करके जहाँ मिले वहाँ एक इमेज बन जाती है। ये पैरेलल गई थी, ये पोल पर गई थी, ये वापस आ गई और वापस आकर के यहाँ एक इमेज बना के तैयार कर दी। तो एक सिचुएशन ये हो गई। ये कब है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा हो। ये कब है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच रखा हो। तो आप ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन मैंने आपके सामने रखी। पहली देखो, याद करो, पहली कहां से शुरू करी थी मैंने, हॉरिजॉन्टल रेज से, यानी कि इन्फिनिटी। फिर अगर आप गौर करें कि दूसरे ऑब्जेक्ट को कहां रखा था मैंने, बियॉन्ड सेंटर, सेंटर से पीछे लिया था ना अभी पिछले वाले केस में। फिर तीसरे ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, सेंटर पर। और चौथे ऑब्जेक्ट को कहां रखा है बच्चों, चौथे ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है सेंटर और फोकस के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ। पांचवें ऑब्जेक्ट को बच्चों मैं रखूंगा अगली बार कहां, एट फोकस। फिर ऐसे ही आ जाएंगे हम छठवें केस पर। तो छठवें केस में ऑब्जेक्ट को रखते हैं बच्चों फोकस एंड पोल के बीच, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इस प्रकार से मैं 6 जगह ऑब्जेक्ट को रख के देख रहा हूं। तो आपको पता चल गया कि मैंने पिछले कौन कौन से केस कंसीडर कर लिए अभी। पहला एक इनफाइनाइट वाला, एक सेंटर से पीछे वाला, और एक ये सेंटर वाला हो गया, और ये हो गया कौन सा, 1 2 3 सेंटर वाला और बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ये 4 केस हो गए, और चारों केस में आप देख रहे हैं कि वापस रे परफेक्टली टकरा करके मिल रही है। तो इन 4 केस में इमेज कैसी बन रही है, चारों के चारों केस में रियल इमेज बन रही है। इन चारों केस में अभी तक कैसी इमेज बन गई, रियल। रियल इसलिए क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप से रे टकराई हैं और मीट करी हैं, इसलिए ये इमेज हो गई कैसी, रियल। अब और बचे कुछ 2 केस देखता हूं, उनके लिए रे डायग्राम बनाता हूं और इनके साइज पे चर्चा करते हैं। आप देखेंगे यहां पर जैसा साइज ऑब्जेक्ट का था वैसा ही इमेज के साइज आया है। यहां पर ऑब्जेक्ट का साइज था, उससे बड़ी इमेज बनी है, और पहले वाले केस में जब ऑब्जेक्ट पीछे रखा हुआ था तो इमेज छोटी बन रही थी। इस प्रकार से हम इसको एक चार्ट के द्वारा आपको दिखा देंगे कि आपको ध्यान में बना रहेगा तो काफी अच्छी बात है। नहीं तो मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। सॉल्व करने के बाद ही प्रॉपर चार्ट में आपके लिए लिखवाऊंगा, पहले आपको सिर्फ रे डायग्राम के द्वारा बना करके दिखा रहा हूं। अगला केस में लेता हूं, जब ऑब्जेक्ट को कहां रख दूं बच्चों, फोकस पे।
तो अगले केस में बच्चों मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख ले रहा हूँ फोकस पर ही, आपको पता चल गया यहाँ फोकस, तो यहाँ कहीं सेंटर। आप ये अलग है, थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए ये अलग है, ठीक। तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लिया, ये रहा मेरा फोकस, तो ये फोकस रहा। तो आप देखेंगे कि एक रे ऐसे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और कहाँ मीट करी, ऐसे ये आई, फोकस से होकर ये गुजरी, ठीक। दूसरी पोल पर आप भेजेंगे, और पोल पर आप भेजेंगे तो ऐसे जितने एंगल पर जाएगी उतने पर ही वापस आ जाएगी। तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये रे दोनों बाद में कैसी हो गई, पैरेलल। तो पैरेलल रे कहाँ मिलने वाली है, पैरेलल रे इनफाइनाइट पे मिलने वाली है। तो ऑब्जेक्ट वहां रखा था, उसकी इमेज वहां कहाँ बनेगी, अनंत पर। तो ये इनफाइनाइट पे मिलती ऐसे, यानी इसका मतलब कहीं नहीं मिल रही, तो ये इमेज कहाँ बनने वाली है, इनफाइनाइट पर। आप ये समझ लें। अगला वाला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें बच्चों, ये फोकस और ये पोल के बीच, पहले फोकस पर ही रख दिया तो ये स्ट्रेट हो जाती हैं, ये मिलने वाली नहीं। जैसे कि इस केस में 2 आई थी, ये मिल सकती थी, अब ये नहीं मिल सकती, ठीक। अगला वाला केस आपके सामने यहां रखता हूं। अगले वाले केस में बच्चों ये रहा आपका सेंटर, ऐसे कंप्लीट करके मिला के चेक कर सकते हैं। यहां रहा आपका फोकस और ऑब्जेक्ट रख लिया मैंने पास में, की बार एक मोमबत्ती ली और इसको पास में रख लिया। एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजें, एक ऐसे पोल पर भेजें, ये वापस ऐसे लौट आएगी। और ये रहा आपका सेंटर, तो ये जो रे है ऐसे लौटेगी। और ये बड़ा एंगल बनना है का थोड़ा सा, तो जब बड़ा एंगल बनना है तो इसका भी बड़ा एंगल बनेगा। तो ये तो और फैल गई, तो ये कभी आगे मिलने वाली नहीं, आगे जाके नहीं मिलेंगी। तो ऐसा लगेगा कि ये पीछे से मिलके आ रही हैं। आप ये समझे, जब फैलते हुए जा रही तो ऐसा लगेगा ना पीछे से मिलके आई हैं, तो पीछे से इसको मिला के दिखाते हैं, ठीक। ऐसे मैंने इनको मिलाया और मिला के कंप्लीट किया, तो ये बन गया इनका ऐसे ये पार्ट। तो ऐसे यहाँ पीछे मिलके आई हैं प्रॉपर, मैं इनको पीछे से मिला देता हूँ, तो ये आपकी यहाँ एक इमेज बन गई और बड़ी इमेज बनी है। और ये दिखाई देगा कि आपको मोमबत्ती एक पीछे, ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई मोमबत्ती रखी हुई है ऐसा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कैसा केस है, यहाँ वर्चुअल इमेज बन रही है। जब ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं तो रे फैल जाती हैं, तो ये लगता है कि पीछे से मिलके आ रही हैं, आगे वो कहीं नहीं मिल सकती क्योंकि आगे वो फैल रही है और ज़्यादा, तो पीछे से मिलके आ रहे होंगे। तो एक पीछे इमेज बना लेंगे वर्चुअल। तो आप देखें कि फोकस वाले केस तक इनफाइनाइट तक इमेज बनी और इमेज रही रियल, और फोकस और पोल के बीच लास्ट केस में इमेज कैसी हो गई है, यहाँ वर्चुअल हो गई है। ये मैंने आपको 6 केस बना दिए हैं, किसके लिए, कॉनकेव के लिए रे डायग्राम के द्वारा। थोड़ा सा कॉन्वेक्स के लिए और बनाता हूँ। वापस आप घर पे ट्राई करें, बना करके रे डायग्राम्स देखें। आप 2 रे एप्रोप्रिएट आपको जो मददगार लगे उन 2 रेस को लें और प्रॉपर इमेज बना करके देखें, ठीक। आप इसमें रे डायग्राम बना लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब जैसे कॉन्वेक्स के लिए मैंने, तो बच्चों कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं। तो जैसे कॉन्वेक्स के लिए मैंने आपको पहले केस में कहा था, क्या कहा था कि हॉरिजॉन्टल रेज आ रही और वो ऐसे फैल जाती है, तो ऐसा लगता है कि पीछे से मिलते हुए आ रही, ठीक। तो एक वर्चुअल इमेज बना के तैयार कर लेती है। अब इसके अलावा मैं किसी पास वाली जगह से रेज लाता हूं कॉन्वेक्स के सामने, ठीक। तो मैं यहां से ले आता हूं, मान लो, चलो ठीक है भाई, ले आता हूं। एक रे आई ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कहीं इसका सेंटर है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये नॉर्मल हो गया तो टकरा करके ऐसे वापस चली गई, तो मुझे लगा कि ये पीछे से ऐसे आ रही होगी, ये आ रही, ठीक। दूसरी रे मैंने भेजी कहाँ, ऐसे पोल पर टकराई, ऐसे वापस लौटी, तो मुझे लगा होगा ये भी पीछे से ऐसे कहीं मिलके आ रही होगी। तो दोनों रे यहाँ मिलती और एक्चुअली एक यहाँ इमेज बना के तैयार कर लेती। अगर आप और पास ले आते ऑब्जेक्ट को, मैं और पास ले आया, तो वहां से भी एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजता और एक यहाँ ऐसे भेजता, तो वो क्या होता, वो और ज्यादा फैलती और ये वाली और ज्यादा फैल के आती, तो ये थोड़ी और पास से आती हुई मिलती। तो देखो हर बार जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लाऊंगा, दोनों रेस ऐसे ये लगेगा कि और पास होती जा रही है, और पास होती जा रही है, यानी कि इमेज कहां से कहां शिफ्ट होती जाएगी, इमेज शिफ्ट होती जाएगी यहाँ फोकस से लेकर के, यहाँ तो सेंटर है, यहाँ पहली इमेज कब फोकस पे कब बनी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, अनंत पे। और अगर ऑब्जेक्ट पास आ गई रे, तो अब की बार तो और फैलती हुई आ रही होंगी ना, देखो अनंत से रे आ रही है सीधी, ये रहा आपका मिरर। ध्यान दें, इमेजिन करें कि एक बार अनंत से ऐसे रे आ रहे हैं,
जब अनंत से रे आ रही होंगी, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया पास, तो पास आएंगी तो और फैलती हुई आएंगी, और पास आएंगी तो और फैलती हुई आएंगी, तो जब और फैलती हुई आएंगी तो मिरर और फैला देगा, तो वो ये लगेगा और पीछे से आ रही है। तो इमेज जो है शिफ्ट कहां से कहां होती जाती है, ऐसे फोकस से लेकर के इधर पोल की तरफ शिफ्ट होती हुई चली जाती है। आप ऑब्जेक्ट कहीं भी ले आए, यानी कि अनंत से लेकर अगर आप ऑब्जेक्ट पोल तक कहीं पे भी लाते हैं तो इमेज आपकी फोकस से लेकर पोल तक शिफ्ट होती आती है। मेरी बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि अनंत से जो रे आ रही हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं, उसके बाद अगर कहीं ऑब्जेक्ट और है तो देखो फैलती हुई आ रही हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो और फैल गई, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो और फैल गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है थोड़ी कम फैली, तो जैसे जैसे फैलती आएंगी मिरर इनको और फैला देगा, तो और फैला देगा तो ये लगेगा और पीछे से आ रही है, और पीछे से आ रही है। तो इस प्रकार से इमेज शिफ्ट कहां से कहां होती जाती है, फोकस से और पोल की तरफ। तो कॉन्वेक्स में 6 के 6 केस में इमेज, पहले केस में जब ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा होता है तो इमेज बन रही होती है फोकस पर, बाद बाकी ऑब्जेक्ट को अगर पास लाते जाएं तो इमेज शिफ्ट होती आती है फोकस से पोल की तरफ। हर बार रे डायग्राम ऐसा ही बनता आता है, इसीलिए मैं बार बार बना के नहीं दिखा रहा हूं, कॉनकेव के लिए मैंने 6 के 6 आपको दिखा दिए हैं। अब आते हैं ये रिलेशन जो मैंने कहा था कि किस प्रकार से जो आपका फोकस है और सेंटर है इनके बीच में क्या रिलेशन है और कैसे बनता है। उससे पहले मेरी कुछ बातें समझें। जैसे मान लो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें ये एंगल बनना है थीटा, तो आप ये देखेंगे ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। लेकिन अगर ये एंगल छोटा होता, ऐसे देखो, अगर ये एंगल छोटा होता तो ये परपेंडिकुलर ऐसा और ये हाइपोटेनियस और ये बेस, यहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे एंगल छोटा होता जाएगा इसमें साइज जो है परपेंडिकुलर का कम होता जाएगा। मैं वो एंगल बहुत ही छोटा कर ले रहा हूं, इतना सा एंगल जब मैंने ऐसे छोटा कर लिया बहुत सारा, तो देखो आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर जो है वो बिल्कुल ही ना के बराबर होता चला जा रहा है, वहीं बेस और हाइपोटेनियस जो है लगभग बराबर होते हुए चले जा रहे हैं। तो ऐसे केस में जब एंगल छोटे हो जाते हैं बच्चों, एंगल छोटे होते समय आपके परपेंडिकुलर तो हो जाते हैं बिल्कुल लुल्ल से, और वहीं बेस और हाइपोटेनियस क्या होते हैं, लगभग बराबर होने लगते हैं। कब ऐसा होता है? जब एंगल छोटा हो। अब देखो छोटा एंगल होने पर आपसे अगर मैं बात करूं, ये सर्कल है और इस सर्कल में आप ये छोटा एंगल देखें, ये तो छोटे एंगल पे ये जो स्फेरिकल कर्वेचर होगा, सर्कल का भाग भी होगा, वो भी आपको स्ट्रेट सा नजर आएगा। देखो और छोटा कर लो, तो और छोटा करने पर क्या ये और सीधा नजर आने लगा, बड़ा कर ले तो देख बड़ा करने पर ये तिरछा सा नजर आने लगा। तो ऐसा छोटे एंगल का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ पर ये दोनों की दोनों साइडें लगभग बराबर होने लगती हैं, यानी कि बेस और हाइपोटेनियस बराबर होने लगते हैं और ये हो जाती है आपकी साइड छोटी। और इससे क्या फायदा होता है बच्चों, वो जरा गौर करें कि आपका इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, आप इसे लिखें साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और एक एंगल आप देखें टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपको मालूम है कि हाइपोटेनियस और बेस लगभग बराबर होने लगे हैं, तो चाहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह लो, चाहे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कह लो। इसीलिए आप छोटे एंगल के लिए ये कह सकते हैं कि साइन थीटा है वो लगभग किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। जब साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, ये एंगल छोटा होने लगता है, उस समय कॉस थीटा क्या होने लगता है, 1 को अप्रोच करने लगता है और साइन थीटा 0 को, क्योंकि ये परपेंडिकुलर में ये वैल्यू क्या होने लगी, 0 को अप्रोच करने लगी। तो परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस बराबर होने लगे, तो कॉस थीटा क्या हो गया, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, तो ये कितना होने लगता है, लगभग 1, क्योंकि ये वैल्यू कट के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये रेशियो 1 के करीब होने लगता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, दूसरी चीज, ये दोनों साइन थीटा और टेन थीटा किसके बराबर होने लगते हैं, थीटा के, क्योंकि थीटा भी क्या है, लेंथ, ये वाली लेंथ और ये रेडियस का रेशियो। और देखो इस वाले भाग में भी ये बराबर है, ये बराबर है, तो इसे हम कैसे ये भी कह सकते हैं कि ये रेडियस है। तो ऐसी सिचुएशन में थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा तीनों लगभग बराबर होने लगते हैं। ये तभी होता है जब एंगल स्मॉल हो। अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं स्फेरिकल मिरर्स, इन स्फेरिकल मिरर्स में सारे के सारे छोटे एंगल्स बन रहे होते हैं, क्योंकि लाइट रे जब भी आपके किसी भी स्फेरिकल मिरर पे ऐसे डाली जाती है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाली जाती है बस, क्योंकि वो छोटे एंगल बना रही होती है। ठीक, क्योंकि बहुत दूर से लाइट रे आ रही है, सूरज क्या है कि सूरज से लाइट आ रही है तो वो भी बहुत दूर है, तो इसलिए ये छोटे एंगल की कोई कंसीडर करता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ पेरेक्सियल रेस पढ़ता हूं। पेरेक्सियल रे मतलब छोटे एंगल बना रही हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पास आ रही हो, क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और दूसरी टाइप की रे होती हैं मार्जिनल रेस, उन्हें हमें नहीं पढ़ना, 12th तक नहीं पढ़ना, पेरेक्सियल रेस ही पढ़नी है।
पैरेक्सियल रेस हमेशा छोटे एंगल बनाती हैं। अब आप आगे की पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जब तक 12वीं तक पढ़ते रहें तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी लाइट रेस जो है वो छोटे ही एंगल बनाएगी और छोटे एंगल की स्टडी मुझे करनी है। ठीक, अब इससे क्या फायदा होता है अगले केस को सॉल्व करके मैं आपके सामने बताता हूं, तब तक ये बात ध्यान रख लें। अब पैरेक्सियल रेस का रोल देखते हैं। देखो मान लो आपके पास ये क्या है, ये पॉलिश कर दिया इधर से और बन गया कॉनकेव मिरर। अगर मैं इसको कंप्लीट करके देखता तो कंप्लीट करने पर यहां कहीं इसका सेंटर आ जाता और ये डिस्टेंस हो जाती है आपकी रेडियस। ये पोल को मिलाने वाली ये रे हो गई मेरी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आ रही है ये, तो ये रे अगर पैरेलल आ रही है तो वो जिस जगह पे काटेगी क्या वो जगह फोकस हो जाएगी? यस सर, बिल्कुल सर। ठीक, ये रहा आपका नॉर्मल। तो ये अगर नॉर्मल है तो आप देखें ये सेंटर है, क्या वो सेंटर से जाने वाली रे नॉर्मल होती है, तो इसे कह दिया मैंने नॉर्मल एम। यहां बना दे रहा हूं इस पॉइंट पे। ठीक, ये यहां कह दे रहा हूं मैं ये एफ है फोकस। ठीक, तो आप ये गौर करेंगे कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है थीटा, वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है थीटा। ठीक है, ओके सर। देखो मैंने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहां से एक्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि देखो ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल ऐसे लाइट यहां से आई, ये नॉर्मल है और ये एंगल है आपका थीटा, तो आप गौर करें ये इस पर क्या ध्यान दें, ये रे आ रही है ऐसे ये गई, तो आप देखेंगे ये एक जेड सी बन गई, तो ये बिल्कुल अपोजिट एंगल हो गया। अगर देखो फिर दोबारा देखो ये तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा कि नहीं? ठीक सर, बिल्कुल सर। तो आप देखेंगे कि ये वाला CNF ये क्या हो गया आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो इस पे अगर मैंने ऐसे परपेंडिकुलर डाला हुआ है ये, तो अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो ये CX और CN क्या हो जाएंगे बराबर। किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है और आपने ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये दो बराबर भागों में बांटता है ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये पॉइंट आपका क्या था C है, ये N है, तो ये CX बराबर क्या हो जाएगा आपका XN। तो CX बराबर मैंने क्या लिख दिया XN। ठीक है भाई। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R है, मैंने क्या कह दिया बच्चों, ये आपका मान लिया मैंने कि x है, ये डिस्टेंस है आपकी x, और आपको पता है कि ये सेंटर से यहां तक कर्वेचर तक जाने वाली रे क्या ये रेडियस होगी। देखो फिर ये आपका सर्किल है, थोड़ा सा साफ बनाता हूं, ये आपका सर्किल है और ये सेंटर है और यहां तक ये रे गई है, ऐसे लाइट रे आ रही थी ऐसे, तो ये वाली रे क्या ये रेडियस नहीं हो गई? हाँ सर। ये CN क्या हो गया आपका, CN हो गया R, तो सोचो CX या XN क्या हो गया R/2। बोलो क्लियर है? ठीक, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई आपकी R/2। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ये वाला CXF ये, तो इस ट्राइंगल में आप गौर करेंगे ये तो हो गया आपका R/2, ये एंगल है आपका थीटा और ये है आपकी बच्चों x। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं, ये परपेंडिकुलर आपने डाला हुआ है cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी x अपॉन R/2 बेस अपॉन सॉरी ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये हुआ बेस, ये हुआ हाइपोटेनियस यानी कि R/2x। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों R/2 cos थीटा, और इस हिसाब से मैं x को लिख सकता हूं R/2 sec थीटा। ठीक, दूसरी चीज अब आप गौर करें कि ये डिस्टेंस है r और इसमें से ये आ गई आपकी R/2 sec थीटा, तो ये जो मैंने इसको f कहा है, क्या मैं इस r में से ये x घटा दूं तो ये f बचेगा कि नहीं? यानी कि अगर मैं f की वैल्यू निकालना चाहूं तो r - x यानी कि r - R/2 sec थीटा इज व्हाट f, यानी कि फोकल लेंथ। बोलो क्लियर है? ठीक है सर। तो अगर मैं इसमें से ये चीज नोटिस करूं कि sec थीटा जो एंगल बन रहा है, ये कैसा एंगल बन रहे हैं, छोटे। जब मैंने आपको कहा था कि जब एंगल छोटे बनते हैं पैरेक्सियल रेस होती है, ये रे ऐसे आ रही है बिल्कुल पैरेलल, बहुत पास, तो ये पास वाली आने वाली रे छोटे एंगल बना रही होती है। जब छोटे एंगल बनने होते हैं तो sin थीटा तो 0 अप्रोच करने लगता है और cos थीटा या sec थीटा 1 को अप्रोच करने लगते हैं। तो ये वैल्यू sec थीटा की कितनी होने लगेगी, sec थीटा लगभग क्या हो जाएगा 1। कब होगा, जब थीटा क्या है स्मॉल, ऐसा हो जाए बच्चों। तो ये वैल्यू क्या बची f की वैल्यू बची R - R/2
यानी कि फोकल लेंथ आ गई r/2 के बराबर। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। ठीक इसी के साथ इमेज फॉर्मेशन का काम फोकल लेंथ और रेडियस के रिलेशन में आपके सामने प्रूव कर चुका हूं। अब इसमें हम आते हैं मिरर फॉर्मूले पे अगली वीडियो में।